नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। हिमालय पर तिरंगाधारी पीएम मोदी, सख्ते में विरोधी, चिनाब से पीएम मोदी की दहाड़। इस बार पूरा पाकिस्तान रेंज में है। कटरा से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन राहुल गांधी सरेंडर चिल्ला रहे। आज पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह तस्वीरें आपके सामने है। आर्च ब्रिज पर जब प्रधानमंत्री मोदी तिरंगा लेकर चहलकदमी कर रहे थे, पाकिस्तान चीन की सांसें अटकी हुई थी। क्यों, इसकी भी चर्चा होगी। एफिल टावर से भी ऊंचा ये ब्रिज भारत की ताकत की गवाही दे रहा। कटरा से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाकर उसके जख्मों पर नमक भी छिड़का। एक और पीएम मोदी ने पाकिस्तान के हार की मुनादी की, तो दूसरी ओर कांग्रेस सरेंडर वाले नैरेटिव को सेट करने में जी जान से लगी हुई है। एक और चिनाब ब्रिज ने चीन पाकिस्तान दोनों की टेंशन बढ़ा दी, तो दूसरी ओर कांग्रेस की पॉलिटिक्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इसे फोटो सेशन कह रही। करेंगे डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, हाथों में तिरंगा और पीएम मोदी की ब्रिज पर चहलकदमी। ये तस्वीरें पाकिस्तान को 11,000 वोल्ट का झटका तो दे ही रही थी, भारत में राजनीतिक विरोधियों को भी संदेश जा रहा था। जब जम्मू कश्मीर के रियासी में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज के देश को समर्पित होते ही हिंदुस्तान ने एक नया कीर्तिमान रच दिया। ये तस्वीरें भारत की विराट इच्छा शक्ति और सामर्थ्य को जाहिर कर रही थी। कटरा पहुंचे तो उन्होंने पाकिस्तान को 6 मई की याद दिलाकर उसकी औकात दिखा दी, साथ ही विपक्ष को भी आईना दिखा दिया। ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेकर पाकिस्तान के जख्मों पर नमक तो छिड़का ही, 2 टूक संदेश भी दे दिया कि हिंदुस्तान से उलझने का अंजाम क्या हो सकता है। पीएम मोदी ने मिलता है, टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी, मेलजोल का विरोधी, टूरिज्म का विरोधी, इतना ही नहीं, वो ऐसा देश है जो गरीब की रोजी रोटी का भी विरोधी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इसी का उदाहरण है। पीएम मोदी चिनाब ब्रिज पर तिरंगा लेकर चहलकदमी कर रहे थे, तो पाकिस्तान चीन की टेंशन कैसे बढ़ रही थी वो भी जान लीजिए। चिनाब ब्रिज से एलओसी की दूरी 64 किलोमीटर है, वहीं लद्दाख की एलएसी से ये करीब 100 से 120 किलोमीटर दूर है। इस रेल लिंक से हर मौसम में सैन्य साजो सामान एलओसी और एलएसी तक आसानी से पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सीमा पर तैयारी में बड़ी मदद मिलेगी। आतंक पर लगाम लगाने के लिए काउंटर टेरर प्लानिंग करने में भी आसानी होगी। एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए बेहद तेजी से रैपिड फोर्स भेजी जा सकेगी। सबसे बड़ी बात कि चिनाब ब्रिज से दिल्ली सीधे कश्मीर से जुड़ चुका है। इस पुल के बनने से पीर पांजाल क्षेत्र में आईएसआई और लश्कर जैश के आतंकियों का नेटवर्क खत्म करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इसी दर्रे से आतंकी कश्मीर घाटी में घुसपैठ करते थे। पहलगाम हमले के बाद आतंकी इसी क्षेत्र के जंगलाधी के उस नैरेटिव का भी आया जिसमें वो लगातार पीएम मोदी पर सरेंडर करने के आरोप लगा रहे हैं।
ये तस्वीर दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर की है, जहां कल नरेंद्र सरेंडर वाले पोस्टर फिर लगे। सोचिए, एक और पीएम मोदी पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में हार की याद दिला रहे थे, तो दूसरी ओर कांग्रेस सरेंडर पॉलिटिक्स का नैरेटिव गढ़ने में व्यस्त है। पीएम मोदी पाकिस्तान को 6 मई को बरसी कयामत की याद दिला रहे, लेकिन कांग्रेसी हिंदुस्तान के शौर्य और मान सम्मान को पोस्टर वॉर के जरिए कम करने के मिशन में जुटे रहे। अब विदेश नीति, सरेंडर नीति, देश के अंदर सारी नीतियां ट्रोल्स चलाते हैं और देश के बाहर की जो नीतियां सरकार में जो बनाई जा रही हैं, वो एक व्यक्ति जो सरेंडर करके बैठा है वो चलाता है। मोदी के खिलाफ कांग्रेस के इस नैरेटिव वार का फायदा पाकिस्तान उठाने में लगा है। कांग्रेस के नरेंद्र सरेंडर वाले स्लोगन को, बहरहाल कांग्रेस के सरेंडर नैरेटिव का सच कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने उसे दिखाया जब उनसे इस पर सवाल किया गया। Just yesterday, the leader of your party, Rahul Gandhi, said Modi surrendered to President Trump. Sorry, what was the last one there? That Modi surrendered to President Trump. Look, all I can say is that we have enormous respect for the American presidency and the American president. All we can say for ourselves is that we have never particularly wanted to ask anyone to mediate. तो सवाल है कि कांग्रेस अपने सांसद की सुनेगी या पाकिस्तान के लिए टूलकिट वाले बयान देती रहेगी। सवाल यह भी कि चिनाब से मोदी की हुंकार के बीच कांग्रेस क्या मर्यादा पार वाली पॉलिटिक्स छोड़ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन और कांग्रेस कह रही है कि यह तो फोटो सेशन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़का, कांग्रेस कह रही है देसी भाषा में कि थेथराई हो रही है। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। तुहिन सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, ममता काले जुड़ रही है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, फराज किदवई समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और अहमद अयाज है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत जगदीश जी आपसे करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में घुसकर मार दिया, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कर दिया, दिल्ली से कश्मीर डायरेक्ट कनेक्ट हो गया अखनूर सेक्टर से, जो कि एक चिकन नेक की तरह है, उसको आप ये कहेंगे कि यह थेथराई है? राकेश पांडे भाई, ये मूर्ति आपने भी दिखाई, मैं भी दिखा रहा हूं। झंडा फहराते देश का मुखिया, ये राहुल गांधी का डर है, जिनके लोग 50 साल तक तिरंगे का अपमान करते रहे, आज झंडा फहरा रहे। अच्छी बात है और ऐसा होना चाहिए। देश के मुखिया को पाकिस्तान बॉर्डर पर भी जाकर झंडा फहराना चाहिए। कहना कि जो सरेंडर की आप बात करें वो तो संसार ने देखा, मैं भारत की बात नहीं कर रहा। तीसरी बात, आज प्रधानमंत्री जी को मैं सुन रहा था, वो बोल रहे आतंकवादी आते हैं, आतंकवाद कर जम्मू कश्मीर के लोगों का व्यापार खत्म कर देते हैं और रोजगार खत्म कर देते हैं। भाई तो आप क्या कर रहे थे? ये बॉर्डर तो आपके हाथ में थे, ये आपकी लापरवाही। आप पाकिस्तान पे क्यों ठोक रहे हो? कहां गई थी सेना, कहां गए थे फौजी, कहां गई थी सुरक्षा? जो आतंकवादी खुलेआम मार के चले गए। कहना कि प्रधानमंत्री जी देख भी रहे हैं और राजनीति का तमाशा भी बना रहे हैं। जगदीश जी, राहुल गांधी नहीं तमाशा सर आप लोग बनवा रहे हैं। जगदीश जी, तमाशा आप लोग बनवा रहे हैं, और तमाशा इसलिए बनवा रहे हैं कि टूल किट वाले बयान दे रहे हैं जिसका पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, और आप तो ऐसे कह रहे हैं कि आतंकी आ रहे मारकर चले जा रहे हैं, जैसे कांग्रेस की सरकार में तो आतंकी घटनाएं हुई नहीं थी। 2004 से 2014 तक एक आतंकी घटना नहीं हुई थी आपके हिसाब से? पाकिस्तान का समर्थन नहीं करते। हमें दर्द है राकेश पांडे भाई, राकेश पांडे, हमें दर्द है कि पाकिस्तान विजय दिवस मना रहा है। क्यों मना रहा है? ये दर्द छोड़िए ना, आपको कितना दर्द है वो जगदीश भाई दिख रहा है। आपका दर्द जगदीश भाई दुनिया के सामने दिख रहा है कि 300 किलोमीटर अंदर घुसकर मार दिया। आप कह रहे कायरता हो गई? बस दिख रहा है ना, दर्द है भाई, दर्द है। ये आप 30 दिन बाद दर्द नहीं है, दिखावा कर रहे हैं जगदीश जी। दर्द नहीं है, दर्द होने का दिखावा कर रहे हैं वो मौका मिला था प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी को मौका मिला था पीओके लेने का। भाई राकेश पांडे, पीओके लेने का पूरा भारत साथ था, आप साथ थे, हम साथ थे, और आपने तो लाहौर भी ले लिया था। पर कहां खड़े सुबह सुबह? 6 तारीख को डराया और 7 तारीख को सिलेंडर कर दिया। मौका यही तो जगदीश जी 2004 से 2014 के बीच 13 से 14 आतंकी घटनाएं हुई थी। मौका आप लोगों के पास भी था कि एक ऐसी सैन्य कार्रवाई कर देते कि पाकिस्तान पलटकर पहलगाम नहीं करता, उरी नहीं करता, पठानकोट नहीं करता। मौके का इस्तेमाल किया आपने। होने के बाद आतंकवाद ही खत्म हो गए। आप चिल्लाकर कहते थे 370 के बाद आतंकवादी खत्म हो गए। किसने कहा आतंकवादी खत्म हो गए? किसने कहा था आतंकवादी खत्म हो गए 370 के बाद? राकेश पांडे भाई, किसने कहा था जगदीश जी की आतंकवादी खत्म हो गए? हाँ, खत्म किए जा रहे हैं। आसानी हो गई है मारने में, चुन चुन कर मारा जा रहा है, पत्थरबाज खत्म हो गई, ये कहा भाई। हर तीसरे दिन जवान मारे जा रहे हैं, हर तीसरे दिन जवान मारे जा रहे हैं।
पत्थरबाज तो यूपी में आ गए हैं, उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, कैसे आ गए बताओ फिर? ये बात आपने ठीक कहा। कर दे यहाँ शुरू नहीं नहीं, ये बात आपने ठीक कहा कि यूपी में आ गए, यूपी में भी उनका इलाज हो रहा है और ठीक वैसे ही इलाज हो रहा है जैसे संभल में हुआ था। दोबारा पत्थरबाजी नहीं हुई जगदीश शर्मा। ये इलाज इस तरह से नहीं होता। हाँ। इलाज इस तरह से नहीं होता जैसे आप कर रहे हैं। अच्छा। अब तो राजनीति कर रहे हैं, अब तो मोदी जी को कभी सवाल ही नहीं पूछते हैं। अच्छा। क्या हालात देश के बदतर हो गए हैं? नहीं नहीं, ठीक हो रहा है। पूरे देश में। हाँ, ठीक आप है। विजय मनाए तो जा हिंद रहे हैं, सिन्हा, फौज ठीक की है। हिम्मत तोड़ दी आप तो लोगों क्या ने। करें, विजय ना मनाए? फौज की हिम्मत सेना तोड़ दी, हार फौज गई ने है। स्थिति पीओ- सुनील सिन्हा कह रहे हैं कि विजय मनाए जा रहे हैं, तो अरे भाई विजय ना मनाओ। मनाए। अरे पाकिस्तान को क्यों 300 किलोमीटर अंदर पंजाब तक घुस गए, तो विजय ना मनाए। ऐसी विजय नहीं होती जिससे सारा देश। राकेश ठीक है सर, आप हार मनाइए। नमस्ते। देखिए, आप हार मनाइए आज जगदीश जी, आप जम्मू तुहिन सिन्हा कश्मीर को के लिए सुनिए। आप गम में रहिए, हार आज मनाइए। उनको शांत कराइए। तुहिन सिन्हा बोलिए। देखिए राकेश जी, आज जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक दिन है और जिस प्रकार से जो छवि प्रधानमंत्री मोदी जी की झंडा फहराते हुए चेनाब ब्रिज के ऊपर सर्कुलेट हो रही है, मेरे ख्याल से वो एक अमिट मैसेजिंग है जो दशकों तक याद रखी जाएगी। और ये दृश्य देखने के बाद पाकिस्तान के सीने में जितने सांप लौट रहे होंगे उससे कहीं अधिक जो है कांग्रेस पार्टी के सीने में सांप लौट रहे होंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ये कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से भारत को शर्मसार किया है। आप सिंपल लॉजिक की बात बोल रहा हूं राकेश जी, जीत के बाद शांत करिए बेकल व्यक्ति को। देखिए, जीत के बाद कभी सरेंडर नहीं होता है और ये जीत प्रमाणित है। डीजीएमओ ने आपको लिस्ट दे दी थी, सूची दे दी थी 12 PAF एयरबेसेस को जिसको ध्वस्त किया गया। पाकिस्तान का जो डॉसियर निकला, बीच में मत बोलिए। देखिए राकेश जी, केवल देश के दुश्मन मेरे बीच में बोल सकते हैं। इस सच को जो देखिए राकेश जी, मैं बदतमीजों से बहस नहीं करूंगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। पता आपको कितने जहाज गिर गया, पता आपको? अरे रुकिए ना, अगर आप जगदीश जी रुक जाइए सर। जगदीश जी रुकिए। आपके बीच में तुहिन सिन्हा नहीं बोले, आप गिनते रहिए कितने हमारे जहाज गिर गए। एक बार भी आपकी हिम्मत, पॉलिटिकल करेज नहीं होगी, उनके कितने आतंकी मार दिए गए, ये गिन नहीं पाएंगे आप। ये सर्जिकल स्ट्राइक से अभी तक जगदीश शर्मा आपकी पॉलिटिकल करेज नहीं हुई कि गिन पाए। तो रुक जाइए और सुनिए। आप भारतीय सेना आपके हिसाब से हार गई, तो आप हार का गम मनाइए, हमारे हिसाब से जीत गई, हम जीत का जश्न मनाएंगे। और इसमें बीच में मत आइए, आपकी बारी खत्म हो गई, रुक जाइए। अभी सिर्फ तुहिन, जगदीश भाई नहीं, जगदीश जी प्लीज, अभी तुहिन सिन्हा की बारी है, सिर्फ तुहिन सिन्हा की आवाज होने जा रही है, रुक जाइए। राकेश जी, मैं हैरान हूं कैसे ऐसे बदतमीज लोग जो कि एक जीत को हार बताने में उतारू हैं, पाकिस्तान की मीडिया में स्टार बनने के लिए उतारू हैं और आपके चैनल पर भी आके रोज वही बेहुदा बकवास करते रहते हैं और आप लोग जगह देते हैं। देखिए, इस देश में कांग्रेस पार्टी को 6 दशक मिले राज करने के लिए। आज भी इनको मीडिया में स्पेस मिलता है, सम्मान मिलता है, लेकिन केवल पाकिस्तान की मीडिया में स्टार बनने के लिए ये बेहूदे बकवास करते रहते हैं और इनकी बातों को कोट करके पाकिस्तान नया डॉसियर बनाता है, भारत का अपमान करता है। मेरे ख्याल से इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ऐसे लोग जो हैं देश के शत्रु हैं और पाकिस्तान जितना बड़ा शत्रु है। ये 0.5 फ्रंट जो है ना, जिसके बारे में एक दिन जनरल बिपिन रावत जी ने कहा था, ये उस 0.5 फ्रंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी भी देखिए किस प्रकार से मैं देश हित में देश की बड़ाई कर रहा हूं और किस प्रकार से मुझे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये लोग देश के शत्रु हैं। इन चोरों को बताने की कोशिश करने अरे प्लीज जगदीश जी, एक तो मैं बार बार कहता हूं सर, अपने शब्दों पर ध्यान रखिए। क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है। जाकर सड़क पर कौन चोर है, कौन सिपाही है, जाकर नारे आप लगाते रहिए सर। मेरे सामने ये सब मत किया करिए, कोई किसी पार्टी के लिए मत किया करे। ऐसे संवेदनशील राष्ट्र हित के विषय पर बदतमीज व्यक्ति से डिबेट नहीं कर सकता हूं। अगर ये व्यक्ति ऐसे ही चल रहा तो मैं छोड़ रहा हूं डिबेट। नहीं, कोई किसी को डिबेट छोड़ने की नहीं जरूरत है। संवेदनशील राष्ट्र हित के विषय पर, और मैं किसी के गलत शब्दों को यहां से इंडोर्स ना करूंगा, ना होने दूंगा। विषय पर अगर ये व्यक्ति इसी तरह अगर ओछी बातें करता रहा, देखिए ये सेना का विषय है, ये सेना की शक्ति का विषय, और मैं ऐसी बाहियात बातें नहीं सुन सकता हूं अपनी सेना के बारे में जिसने प्रमाणित किया अपनी जीत को। ये जीत को सरेंडर जो व्यक्ति कहेगा उसके साथ ये बहस नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। तुहिन सिन्हा आता हूं सर, आता हूं। फराज किदवई, एक तो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज चीन पाकिस्तान तक में टेंशन है, और कश्मीर का जो चिकन नेक एक तरीके से कहा जा रहा है, वहां पर यह ब्रिज बना है। भारत की ताकत, भारत की तकनीकी दक्षता, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद इधर सरेंडर वाला नैरेटिव।
आपके कुछ सवाल हो सकते हैं विपक्ष के तौर पर, लेकिन पाकिस्तान के लिए टूल किट बनेंगे। देखिए राकेश जी, मुझे उम्मीद है कि मेरा स्टेटमेंट पूरा होने दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने अधूरा स्टेटमेंट लिया तो फिर बात अधूरी रह जाएगी। एक बात तो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी सरेंडर नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे मोदी जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि दुनिया उनके नाम से थर थर कांपती है। राकेश जी, हमारे मोदी जी कभी भी सरेंडर नहीं हो सकते, क्योंकि उनके 56 इंच के सीने के आगे बड़े बड़े लोग नतमस्तक हो जाते हैं। वो कभी भी सरेंडर नहीं हो सकते, क्योंकि वो इतने बलशाली हैं कि वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं। हमारे मोदी जी कभी भी सरेंडर नहीं हो सकते, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो परमात्मा के अवतार भी हो जाते हैं। हमारे मोदी जी कभी भी सरेंडर नहीं हो सकते, क्योंकि मोदी जी का ऑरा यह है कि वो कभी कभी नॉन बायोलॉजिकल भी हो जाते हैं। मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सरेंडर होते नहीं राकेश जी, वो सरेंडर करवाते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी सरेंडर होते नहीं, सरेंडर करवाते हैं। और उन्होंने क्या क्या कब कब किस किस चीज को सरेंडर करवाया है, 3-4 चीजें मैं आपको बता देता हूं। मोदी जी ने इस देश के लोकतंत्र को सरेंडर करवाया, कभी चंडीगढ़ में बेईमानी करके, और कभी ऑपरेशन लोटस कराकर, और कभी दिल्ली में जीएनसीटीडी एक्ट लाकर। मोदी जी इतने बलशाली हैं कि उन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार इस देश के फेडरलिज्म को सरेंडर करवाया। मोदी जी में इतना आत्मविश्वास है राकेश जी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सरेंडर करवाया, और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट कहता है सीजीआई संजीव खन्ना जी कि आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट द स्टेट पुलिस इज बाइज्ड। तो उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर और कानून को मोदी जी ने सरेंडर करवाया। मोदी जी इतने ताकतवर हैं कि उन्होंने देश के इलेक्शन कमीशन को सरेंडर करवाया। फराज भाई बहुत सारी आपकी बातें हो गई, प्रताप है कि उन्होंने बहुत सारी बातें आपकी हो गई। मैं एक चीज कहता हूं सर, एक चीज कहता हूं फराज, बोलिए राकेश जी 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड बोलिए राकेश जी 10 सेकंड। मोदी जी में इतना प्रताप है कि उन्होंने देश की मीडिया से कहा कि फॉल इन लाइन, सरेंडर हो जाओ, तो एक सेक्शन ऑफ मीडिया सरेंडर नहीं हुआ, उनकी गोद में जाकर के बैठ गया। अब बताइए आप क्या बोल रहे हैं। नहीं फराज भाई, एक बात मैं कहूं, ये सब क्या करिए, कानून व्यवस्था की दुहाई कम से कम आप लोग मत दिया करिए सर। यूपी से आप लोगों का बोरिया बिस्तर इसी चक्कर में सिमट गया था। 2 टर्म पूरा हो जाएगा, अगले टर्म में पता नहीं क्या होगा, शुभकामनाएं आपको एक अलग से हैं, लेकिन कानून व्यवस्था की दुहाई मत दिया करिए। कानून व्यवस्था को यूपी में अगर किसी ने सरेंडर करवाया, जो पब्लिक के बीच परसेप्शन है, और उसके दम पर किसी की सरकार चली गई, तो आप लोगों की पार्टी है। पहली बार यूपी 5 तरीके के अपराधों में नंबर 1 हो गया था आप लोगों के शासनकाल में। मुख्तार, अतीक, अब्बास को अभी अखिलेश यादव ने क्या लेकर कहा है कि अब्बास की विधायकी चली गई, बड़ी आप लोगों को दर्द हो गया है। एक माफिया के बेटे की विधायकी जो खुद माफिया जैसा बर्ताव करता है, तो सर कम से कम ये दुहाई मत दिया करिए, और उधर मत जाया करिए, और ना तो डिबेट को डिरेल किया करिए मेरे सामने। मैं फिर पूछ रहा हूं, भारत पाकिस्तान में कौन हारा कौन जीता आपके हिसाब से? राकेश पांडे को खामखा। जगदीश जी प्लीज ये बीच में रेडियो कमेंट्री मत करिए सर, वरना फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा कि आपकी आवाज बंद करके रखी जाए। राकेश जी सुनिए, फिर आप लोकतंत्र की दुहाई देने लगेंगे। तो रुक जाइए, बीच में मत आया करिए सर प्लीज। जिसकी बारी, जिसका नाम ले रहा हूं वही बोलेगा। बोलिए फराज भाई। बीजेपी से सवाल, इनकी आवाज नीचे करिए भाई। राकेश जी देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है, और बोलिए फराज भाई। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि भारत न कभी हारा था और न कभी हारेगा। भारत ने हमेशा चढ़ करके उस आतंकिस्तान की बैंड बजाई है, और आगे भी बजाते रहेंगे। तो जीत के बाद सरेंडर कैसे? आतंकवाद अगर जीता तो जीत के बाद सरेंडर कैसे फराज किद भाई? सुनिए, नहीं अरे भाई, सरेंडर का आप मतलब से मैंने आपको इतनी चीजों में बताया कि नहीं सर प्लीज आप घुमाइए, जलेबी मत बनाइए। सरेंडर कैसे? जीत के बाद एक देश दूसरे देश के रिक्वेस्ट पर सीज फायर के लिए सहमत हुआ। मैं तो अपने प्रधानमंत्री को बोल रहा हूं कि वो सरेंडर करवाते हैं। कम ऑन राकेश भाई। अच्छा राकेश भाई, कम ऑन। आप कमान मिस्टर फराज किद भाई, मैंने इसीलिए बोला कमान कर दिया प्लीज। आप ममता काले कम से कम कानून व्यवस्था की दुहाई फराज किद भाई देने लगे, और सरेंडर की परिभाषा ये बताने लगे, तो ये अलग अलग जोड़ है, एक एक पॉइंट पकड़ने लगे, फिर तो डिबेट चली जाएगी कहीं और। जी राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले भारतवर्ष को बधाई देना चाहती हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारे देश में एक बार फिर से इतिहास बना है। विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा
ब्रिज हमने बनाया है और दोबारा से डंके की चोट पर बोलती हूं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अब बात करती हूं ये जो सरेंडर वाला एक छोटी चीज बोलनी शुरू करी है मिस्टर राहुल गांधी ने, तो मैं सबसे पहले ये बोल दूं कि ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये मोदी जी के बारे में बात नहीं हो रही है। देश की लड़ाई सेनाओं ने लड़ी थी, और अगर आप सरेंडर की बात करते हैं तो आप इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के बारे में इस प्रकार की बात कर रहे हैं। आप उनके मनोबल को गिरा रहे हैं, आप उनको शर्मसार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारी सेनाओं ने सरेंडर किया है। आज हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे विश्व को यह बता दिया है कि जो हमको छेड़ेगा हम उसके घर में घुस करके ऐसा मारेंगे उसको कि तोड़ करके रख देंगे। यह हमारी ऐसी विजय है जिसके बारे में जो विदेशी अखबार हैं जो हमारे खिलाफ लिखते हैं, पाकिस्तान के पक्ष में लिखते हैं यूएस में बैठ करके, वो भी कह रहे हैं कि 1971 के बाद भारत ने घर में घुस करके पाकिस्तान को ऐसा मारा है कि पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है उनके साथ क्या हो गया। अब मैं कुछ चीजें मिस्टर राहुल गांधी को याद दिलाना चाहती हूं कि राहुल गांधी कितने बड़े सरेंडर किस्म के व्यक्ति हैं। प्लीज अब मेरे को 30 सेकंड दीजिएगा। पहले मैं इनसे यह पूछना चाहती हूं कि 1962 में आपने सरेंडर क्यों किया? 1971 की लड़ाई के पश्चात जब आपने 93 सोल्जर्स वापस कर दिए तो उस समय आपने सरेंडर क्यों किया? उसके अलावा 2008 में मिस्टर राहुल गांधी, जब ना आप इस देश के प्रधानमंत्री थे, ना रक्षा मंत्री थे, ना विदेश मंत्री थे, तब आपने चीन के साथ एमओयू साइन करके उनके सामने सरेंडर क्यों किया? आपने नहीं, आपने 2013 में जब लांस नायक हेमराज का सर काट करके पाकिस्तान लेकर के चला गया, तब आपने उनके सामने सरेंडर क्यों किया? और आपने सरेंडर उस समय क्यों किया जब गुडविल जेस्चर के नाम पर आपने 25 पाकिस्तानी आतंकवादी छोड़ दिए? ठीक है, आऊंगा फराज भाई, लेकिन अहमद अयाज भी बोल रहे हैं। अहमद अयाज, 370 के बाद क्या ही हो जाता है? मैं 20-22 दिन जम्मू कश्मीर में रहकर आया, पहलगाम में 17-18 दिन रहकर आया, फर्क मैंने महसूस किया। और उमर अब्दुल्ला तो शायद बचपन में थे, उन्होंने कहा कि हम लोग तो सोचते थे कि ऐसा पुल कुछ बनेगा, नहीं बनेगा। फर्क कुछ समझ में आया इन 11 सालों में, इन 370 का? ये सही बात है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है, डेवलपमेंट है, खासतौर कश्मीर खत्े के लिए, जो एक डेवलपमेंट के लिहाज से, कनेक्टिविटी के लिहाज से बड़ा आइसोलेटेड था। खासकर इस बात को लेकर कि जम्मू और कश्मीर के दरमियान जो राजमार्ग है वो बंद रहता था मोस्टली विंटर्स के दरमियान, और आने जाने में दिक्कत आती थी। और यहाँ का जो प्रोड्यूस है, चाहे हार्टिकल्चर का हो, चाहे वो एग्रो हो, जो भी तो उसको भी रास्तों पर सड़ना पड़ता था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक पर भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता था। और उसके अलावा चूंकि कश्मीर बीइंग ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आना जाना बड़ा डिफिकल्ट रहता था। और कभी जब हालात खराब होते थे सड़क के लिहाज से तो एयर ट्रैवल भी बंद हो जाता था, या एयर ट्रैवल में फेयर बढ़ता था। आई मीन ये सारे दिक्कतें, मुझे लगता है कि इन सारी दिक्कतों का इसमें इलाज है। और उसके अलावा इतना ही नहीं, बल्कि 2 चीजों को लेकर मुझे लगता है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक ये कि अभी चाइना का रिकॉर्ड हाईएस्ट ब्रिज होने का टूट गया, और अभी इंडिया नंबर 1 पर इस लिहाज से आ गया कि भाई एक हाईएस्ट ब्रिज इंडिया एक हिस्टोरिकल बात है। और तीसरा कि एक सबसे बड़ी मैसेज जो चली गई, वो चली गई जियो पॉलिटिकल के सिग्निफिकेंस के लिहाज से एक मैसेज चली गई, क्योंकि कन्फ्लिक्ट जोन रहा है, बड़े दिक्कतें काम करने में आई है। और इन चीजों के बावजूद कि इतना टेरीन बड़ा डिफिकल्ट होने के बावजूद, और इतने हालात खराब होने के बावजूद फ्रॉम टाइम टाइम, तो कश्मीर को कनेक्ट करना ये थोड़ी इसको सचमुच कोई छोटी बात नहीं माना जाता, नहीं माना जा सकता। इस बात को हर एक को तस्लीम करना पड़ेगा। इसके बावजूद कि हिंदुस्तान की सियासत ऐसी है कि सवालात पूछे जाते हैं, सवालात उठते हैं और उनको जवाब भी देना चाहिए। इसके बावजूद हम मान लेते हैं बहुत सारी कमियां हो सकती है, लेकिन जहां उपलब्धि की बात हो, कोई फायदे की बात हो, कोई अच्छी डेवलपमेंट की बात हो, मुझे लगता है जिस नहीं बहुत अच्छी बात है अहमद अयाज जी, बहुत अच्छी बात है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आवर। और फराज भाई कुछ कहेंगे? 370 का विरोध तो आपकी पार्टी ने भी किया हटाने का, कांग्रेस ने भी किया। आपके हिसाब से तो प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ सरेंडर करवाया, कुछ किया थोड़े नहीं है, उपलब्धि है ही नहीं है। भाई देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी से जो हमको एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, पुल बने, सड़क बने,
और तमाम चीजें हों, उसमें बिल्कुल अच्छी बात है, सरकारों को ऐसा करना चाहिए। लेकिन अभी हमारी बहन क्या बोल रही थी ममता जी, कि मोदी है तो मुमकिन है। ममता जी 3-4 चीजें मुझसे भी सुन लीजिए। आज दुनिया के कुल जो कुपोषित बच्चे हैं उनमें से 1/3 भारत में है, मोदी है तो मुमकिन है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो 10 पॉल्यूटेड शहर हैं उसमें 6 भारत में है, मोदी है तो मुमकिन है। और जब सुप्रीम कोर्ट कहता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, कि गवर्नर्स प्रदेशों में पैरेलल रूल चला रहे हैं तो मोदी है। अब आपसे नहीं सुनिए फराज भाई, लगभग मैं नहीं बीच में आता, ये पॉल्यूशन पर डिबेट नहीं चल रही है। एक उपलब्धि पर बातचीत, और उस उपलब्धि के पीछे जो सियासत हो रही है, कांग्रेस के लिए फोटो ऑप हो रहा है, गांव की भाषा में थेथराई कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस पर आपको चूंकि गठबंधन का साथ निभाना है, 27 की रेत है, तो बोलेंगे नहीं उस पर। नहीं, देखिए फोटो खिंचाने का तो प्रधानमंत्री जी को शौक है और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवाते हैं, जब वो पुलवामा जब हुआ था तो वो जिम कॉर्बेट में बैठे शायद शूटिंग वूटिंग करवा रहे थे कुछ। अगर किसी के शौक है, राकेश जी हमारा कुछ शौक है, मैं करवाता हूं। आप कुछ शौक है, आप शौक पूरे करते हैं। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री, तो आपके हिसाब से मुख्तार अंसारी के घर भी जो गए थे वो फोटो खिंचवाने ही गए थे? कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव भी जहां जहां जाते हैं तो सिन्हा फिर फोटो खिंचवाने ही जाते हैं। राहुल गांधी भी जहां जहां जाते हैं फोटो खिंचवाने ही जाते हैं, इसी परिभाषा के आधार पर। हम तो राकेश जी हम तो शुरू से लेकर के आखिर तक डिबेट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ नहीं ठीक है सर, तो मैं भी तारीफ ही कर रहा हूं। मैं भी अखिलेश यादव की मैंने भी तारीफ ही की, राहुल गांधी की भी मैंने तारीफ ही की, कि जहां जहां जाते हैं वहां तुहिन सिन्हा सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं। बात से राकेश जी, इतनी देर से मैं राकेश जी वो फोटो खिंचवाए नहीं खिंचवाए, देखिए मैं कह रहा हूं ये बहुत आज एक बहुत अच्छा विषय पर डिबेट हो रहा था, और कैसे ये लोग किसी दूसरे दिशा में खींच कर ले गए हैं। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का विषय आता है, देखिए पॉलिटिकल विल पावर, राजनीतिक इच्छा शक्ति के बगैर इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा हो सकता है। मैं आपको एक थोड़ा सा, अगर मैं भी विषयांतर करूं और सिर्फ आपको मुंबई और बेंगलुरु का उदाहरण दे दूं। मुंबई में पिछले 10 वर्षों से जो है बीजेपी की सरकार है, और कर्नाटक में अधिक समय तक पिछले 10 सालों में कांग्रेस की सरकार रही है। किस प्रकार से बेंगलुरु की दुर्दशा हुई है और बॉम्बे का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा है, यह दिखाता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो पूर्ण रूप से अक्षम लोगों से भरी है इस वक्त, और बीजेपी के लोग जो हैं वो कर्मठता और जुझारूपन का परिचय दे रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल अंतर है। यही जुझारूपन का परिचय हमने पाकिस्तान से निपटने में भी दिया है। अब ये यकीन नहीं करे तो इनकी, मुझे एक बात फराज भाई, मैं आपको 15-20 सेकंड देता हूं। 2004 से 2008 के बीच हर 30 दिन पर ब्लास्ट होता था। ठीक है फराज भाई, एक बात मुझे अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जो सरेंडर का नैरेटिव लेकर आए हैं, इसे पाकिस्तान टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। कह रहा है किसी नेशनल लीडर की इतनी मिट्टी पलीद होते खुद वहां के लोग करवा रहे हैं, देखो सरेंडर कर दिया, हम भी तो यही कह रहे हैं। ये आपको अच्छा लग रहा है? जबकि आपको भी पता है जन्नत की हकीकत क्या है, भारतीय सेना ने किस तरीके से मारा है। सीज फायर पर आपके अपने सवाल हो सकते हैं, लेकिन सरेंडर नैरेटिव ठीक है क्या? देखिए जब गलवान हुआ था, गलवान मत जाइए सर, एक बात मैंने आपको बोला था, उससे उस चीज का जवाब दे दीजिए सर। क्लैरिटी होनी चाहिए थॉट्स में। मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं भागूंगा नहीं। आप सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब गलवान हुआ था और हमारे वहां पे जवान शहीद हुए थे, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ना कोई आया है ना कोई घुसा है। तो ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का ऑफिशियल न्यूज़पेपर है, उसने पता है क्या छापा था? जरा पढ़िएगा, गूगल करिएगा। उसने कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री ने खुद एक्सेप्ट किया है कि चाइना ने वहां पर कोई भी एक्टिविटी नहीं की है। तो फिर क्या मतलब, मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया था उसको चाइना एक नैरेटिव की तरह यूज कर रहा था। राहुल जी क्या आपको अच्छा लग रहा है ना? पार्टी बंद करें, मुझे यही जानना था, आपको अच्छा लगा? राहुल जी नहीं आपको अच्छा लगा? मुझे मेरा जवाब मिल गया। मैं अच्छे बुरे की बात ही नहीं कर रहा हूं। नहीं मुझे मेरा जवाब मिल गया। ये अरे मुझे पूरी बात तो करने दीजिए राकेश जी, मुझे पूरी बात तो करने दीजिए। असलियत में क्या है कि राहुल जी से, आदरणीय अखिलेश यादव जी से मोदी जी डरे हुए हैं, हमारी फौज ने डर इस हद तक है बाहर किया था। लेकिन उस वक्त भी इसी कांग्रेस पार्टी ने, ठीक है मुझे मेरा जवाब मिल गया। तो मैं मान लूं जगदीश शर्मा जी, ये विपक्षी दलों में कंसेंसस है कि जितनी हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उलझुलूस शब्दों का इस्तेमाल करो, दुनिया भर में मजाक उड़वाओ, बावजूद इसके कि भारतीय सेना ने अपना जीत का परचम लहराया।
भाई इसका कारण ही प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री घर में बैठ के बटन दबा के भी उद्घाटन कर सकते थे। जिस तरह से झंडा एक 75 साल का बुजुर्ग आदमी थक जाएगा। अरे तो यात्रा भी घर में बैठकर वीडियो गेम खेलकर कर लेते। यात्रा क्या जरूरत थी भारत जोड़ो यात्रा पर निकलने की? ये कोई वीडियो गेम है जगदीश क्या? शर्मा जी नहीं के टाइम में प्रधानमंत्री नहीं क्या बातें हैं। तब तो राहुल गांधी को बोलिए कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए क्यों सड़कों पर निकले, क्यों बिहार चले जा रहे हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग कर लें। घर में बैठकर वीडियो गेम पर समझ ले कि हम यात्रा कर रहे हैं, घर में चल ले। क्या जरूरत है ममता काले? फिर तो कोई भी उद्घाटन, कोई भी यात्रा घर में बैठकर गार्डन में टहल कर हो सकती है। की क्या जरूरत पड़ेगी? क्या झंडा दिखाने की जरूरत? ममता काले 30 सेकंड। एक बूढ़ा आदमी झंडा बिल्कुल उठा के घूम रहा है। राकेश जी थोड़ा एक मिनट राकेश जी इनको थोड़ा चुप करा दीजिए प्लीज 1 मिनट। अभी नहीं आ पाऊंगा। जगदीश शर्मा जी तुहिन सिन्हा आपके पास आ रहा हूं। कहां थे प्रधानमंत्री? 1 मिनट जगदीश जी। तुहिन सिन्हा 30 सेकंड आपको दे रहा हूं। 30 सेकंड से भी कम समय होगा। एक लाइन जो बोली है जगदीश शर्मा जी ने कि एक बुढ़ा आदमी तिरंगा उठाकर चिनाब ब्रिज पर चहलकदमी कर रहा है, ये सोचे जगदीश शर्मा जी, शर्माती है आपकी इस भाषा पर? तुहिन सिन्हा शेम ऑन दिस मैन, शेम ऑन दिस मैन। देखिए शर्म तो इस पूरे कांग्रेस पार्टी पर आनी चाहिए। बूढ़ा नहीं है क्या? देखिए ये कांग्रेस पार्टी जो है ना, नक्सल खत्म हो रहे देश में, लेकिन अर्बन नक्सली सोच और अर्बन नक्सली भाषा से रोज देश को शर्मसार कर रही है। रोज अपने व्यवहार से हमारे दुश्मनों को जो है बल दे रही है। मैं एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, अगर राहुल गांधी को नहीं समझ में आ रहा है युद्ध में क्या हुआ है तो फोन उठाएं, शशि थरूर से बात कर ले, फोन उठाएं, मनीष तिवारी से बात कर ले। मैं रुकता हूं, इतना ही वक्त है। जगदीश शर्मा जी ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द ठीक नहीं है, फिर तो आपकी पार्टी के नेता की कितनी उम्र है, उतने साल का उनको जवान कह दूं क्या मैं, या कोई भी कह दे, लेकिन मैं उसका भी विरोध करूंगा। तो ऐसी बातें मत किया करिए सर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पद्मनाभ